एक मिनट देखो इसको, पहले इसकी थ्योरी कैसे याद करोगे। एक एनालॉग अगर आप याद कर लो ना तो काफी चीजें आसान हो जाती है। जैसे एक एनालॉग अगर आप ऐसा याद करें, एनालॉग ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इधर वेव चैप्टर। अचानक से देखोगे इसमें एनालॉग सोचा नहीं जाता कि इसको बनेगा भी। तो ये जस्ट इसलिए बता रहा हूँ कि याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एनालॉग इन वेव इज पावर। और किस बेसिस पर ये कहा मैंने, मतलब कि फ्लक्स एक तरीके का काउंट है, एक तरीके के चार्ज से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है उसका काउंट है, और पावर कितनी वेव निकलती है, बिकॉज कितनी एनर्जी निकलती इलेक्ट्रिक सर से फील्ड इंटेंसिटी इनटू एरिया होता है। बिल्कुल, और जिसमें भी उसे पावर इंटेंसिटी होगी। और फ्लक्स फ्लक्स मैथमेटिकली Q बाय एप्सिलॉन 0 होता है। तो पावर कैपिटल P अगर मान लेते तो ये एनालॉग क्वांटिटीज है भाई। फ्लक्स एक तरीके से फ्लक्स चार्ज की स्ट्रेंथ बताता है ना, जितना ज्यादा फ्लक्स है इसका मतलब चार्ज उतना ज्यादा है। तो पावर भी तो ये बताता है कि जितना पावरफुल सोर्स होगा उतनी स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की वेव आएगी। और इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको आप वेव के इंटेंसिटी से कंपेयर कर सकते हो। तो अब सारे फॉर्मूले बना सकते हो अपने आप। जैसे हम यहाँ पर गॉस लॉ में कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फ्लक्स अपॉन एरिया बनता है। फ्लक्स बाय एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कहते हैं। तो इसके एनालॉग पर वेव की इंटेंसिटी को बोलते हैं पावर अपॉन एरिया। खाली देखिए, ये भी तो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी तो ये बोलते हो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंटेंसिटी यस को सर। इंटेंसिटी से कंपेयर करो, फ्लक्स को पावर से। तो आगे आगे वाले फॉर्मूले अपने आप याद हो जाते हैं। पहले दो अगर समझ जाएंगे तो आगे वाले अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको पॉइंट सोर्स का निकालना हो तो फॉर्मूला क्या लगाओगे इसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आंसर इज Q फॉर अ पॉइंट सोर्स, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। मतलब Q अपॉन एप्सिलॉन 0 को डिवाइड करेंगे 4 पाई R स्क्वायर से। ये करेंगे तो इंटेंसिटी ऑफ अ पॉइंट सोर्स अगर निकालना हो तुम्हें, तरीका बता रहा हूँ याद करने का। फॉर्मूला तो क्लास 11th में भी लिखे हो। पावर बाय 4 पाई R स्क्वायर कर दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द लाइन सोर्स अगर याद करें, इनफाइनाइटली लार्ज लाइन सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड लैम्डा बाई 2 पाई एप्सिलॉन आर, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर। और लैम्डा को, हाँ, के को 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे तो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन आर आता है। और लैम्डा को चार्ज अपॉन लेंथ लिख दें अगर, लैम्डा को Q अपॉन L लिख देना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा Q बाय एप्सिलॉन इंटू 2 पाई एल आर। चेक करके देखो जरा। यस तो यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ लाइन सोर्स अगर देखोगे, अगर तो बन जाएगा Q बाय एप्सिलॉन की जगह पावर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एल। तुम्हें ये याद रखना है, फिर बोल रहा पहले 2 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी तो समझदारी है। अगर सब कुछ याद करना पड़ेगा तो फायदा क्या हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड बाय इनफाइनाइट प्लेन सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0, सिग्मा को लिखेंगे Q बाय एरिया। तो इंटेंसिटी बाय प्लेन सोर्स, मतलब एक प्लेन वेव अगर हो तो पावर बाय एरिया। इस तरीके से अपने आप फॉर्मूला एनालॉग लेकर के बनाया जा सकता है। और ये किसी पर्टिकुलर वेव के लिए नहीं बोल रहा, ये आपका है वो वेव, चाहे मैकेनिकल वाली हो चाहे नॉन मैकेनिकल, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तब भी काम करेगा। मैकेनिकल एंड EM वेव दोनों के लिए है ये सब।
ठीक है, यहाँ तक चलना है। तो ये अब याद हो जाएंगे, फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ पावर। इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है, देखो अगर हम इंटेंसिटी की वैसे डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन ऑफ इंटेंसिटी इन अदर वेज, तो ये होती है पावर बाय एरिया बोल रहे हैं, और पावर होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ऐसे भी तो होता है। तो पावर को लिखोगे एनर्जी अपॉन टाइम, और यहाँ पर एरिया, तो उस हिसाब से भी इंटेंसिटी का एक फॉर्मूला बन सकता है। एनर्जी डेंसिटी इनटू स्क्वायर। जी, एक तो ये होता है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है इंटेंसिटी का, इसको हटा दे, पहले बताओ। यस तो इसके अलावा एक फॉर्मूला और होता है कि इंटेंसिटी किसी भी वेव की, जैसी भी वेव हो वो, इट इज ऑलवेज एनर्जी डेंसिटी एंड द स्पीड ऑफ वेव। कॉमन है, कॉमन फॉर्मूला है। एनी वेव का मतलब, चाहे वो स्ट्रिंग में वेव होगी तब भी यही फॉर्मूला लगाओगे, साउंड की वेव है तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तब भी यही फॉर्मूला लगेगा, बिकॉज वेव तो वेव ही है, वो चाहे कोई भी हो। हाँ, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि स्ट्रिंग और साउंड, ये दोनों जो आपके ना, वेव और स्ट्रिंग एंड वेव इन द साउंड, ये दोनों मिल करके एक्चुअली मैकेनिकल वेव होते, तो वहां पर मैकेनिकल एनर्जी यूज कर लेंगे, जिस टाइप की वेव होगी उस टाइप की एनर्जी लगाओ। तो अगर मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक एनर्जी आएगी, खाली एनर्जी का फॉर्म बदलोगे। अब तो रिकॉल हो रहा होगा, खुद दिमाग अब याद आ रहा होगा सब, अचानक से एक लिंक मिल जाती है तो पुरानी बातें याद आ जाती है। एनर्जी डेंसिटी का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या लिखेंगे, देखो रो इंटेंसिटी अगर आप ओमेगा स्क्वायर मैकेनिकल ए वेव में स्क्वायर लिखना बाई चाहते 2। हो, हाँ जी, मैकेनिकल वेव, और इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लिखना चाहते हो, तो सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि दोनों में एनर्जी का फॉर्म अलग है। फॉर्म ये वाला फॉर्मूला दोनों के लिए, तो आप मैकेनिकल में मैकेनिकल एनर्जी यूज करो, और वो होती है देखो एसएचएम वाली एनर्जी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर हाफ ए एम स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो उसको जब वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, डेंसिटी चाहिए, तो यहाँ पर वॉल्यूम डिवाइड करोगे तो मास अपॉन वॉल्यूम हाफ डेंसिटी बन रो जाएगी, ओमेगा स्क्वायर। हाफ रो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय वी, बन गया फॉर्मूला। ईएम वेव में तो वहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाली स्क्वायर एनर्जी बाई उसको हाफ एप्सिलॉन ई 2। स्क्वायर, उसमें ई मैक्स होता है एक्चुअली, मतलब जो होता। और अगर फ्री स्पेस है तो स्मॉल सी लगा दीजिए, अगर मीडियम में है तो कोई और वेलोसिटी आएगी। फ्री स्पेस में तो ये लगाओगे, लेकिन मीडियम में जाने पर बदलेगा, दो चीजें सी बदलेगी। डिवाइडेड बाय एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, करेंगे। एक तो एप्सिलॉन के साथ के मल्टीप्लाई होगा ना, और यहाँ पर सी यस डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगी, सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आ जाएगी। यहाँ पर सी डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एप्सिलॉन के साथ में के और मल्टीप्लाई होगा। क्या बन जाएगा वो फॉर्मूला पूरा, मीडियम में जाएंगे तो इन मीडियम में एक तो यहाँ पर कैपिटल के लगेगा, और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर किसी को याद हो ना, तो वो खुद भी स्क्वायर रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक के कांस्टेंट इनटू म्यू आर। म्यू आर होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमेबिलिटी की प्रोडक्ट का स्क्वायर रूट, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा गया। ये टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में है। ये उल्टे सीधे टॉपिक्स को समराइज करना स्टार्ट कर दो, अपनी अब टाइम थोड़ी बचा है तुम्हारे पास। उधर अपना इनऑर्गेनिक को संभालना स्टार्ट करो, टाइम आ गया भाई, अब नहीं करो, कब करोगे? उधर इतना इनऑर्गेनिक है, याद करना चालू करिए 2 से 3 बार।
ये अपने फिजिक्स में जो टॉपिक है इधर के चालू कर दे रहे हैं। मजे लेने के लिए फिजिक्स ना पढ़ोगे टॉपिक मजा नहीं आता इसमें। क्लियर है? तो ये कॉमन, ये फॉर्मूला कॉमन है ना? और ऊपर वाला फॉर्मूला दोनों के लिए है, स्ट्रिंग के लिए भी है और साउंड के लिए भी है, दोनों के लिए है। तो हम मतलब मैं सजेस्ट तो ये करूंगा कि आप ये याद करो, बेटर ये है कि इसको याद रखो। अगर ये याद रहेगा तो ये तो अपने आप बना सकते हो, और अगर ये डायरेक्टली याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। एंड लास्ट में एक पॉइंट और आता है फाइनल, ये रखो, वो रो को म्यू के फॉर्म में ले आएंगे, वो सब मत याद रखो। और फाइनली ये तो होता है कि इंटेंसिटी जब साउंड वेव के केस में जाते हो तो वहां पर एक अलग चीज हो जाती है, वो प्रेशर के फॉर्म में भी लिखी जाती है, डेल्टा पी मैक्स स्क्वायर बाय 2 टाइम्स डेंसिटी इनटू स्पीड। ये और एक तो साउंड के केस में अलग से साउंड की इंटेंसिटी को प्रेशर के फॉर्म में भी लिखा जाता है। ठीक है। और इसके अलावा साउंड वेव में एक फॉर्मूला और हुआ करता था, ये हो गया अपना रिवीजन देखो। इसीलिए मैं पहले बोलता था कि रिवीजन नोट्स ऐसा होना चाहिए कि 10 मिनट में रिवाइज करे सब। अब ये 10 मिनट में पूरा नहीं हो रहा। साउंड के केस में लाउडनेस एक होती थी जिसका फॉर्मूला होता था 10 लॉग बेस 10 आई बाय आई नॉट, जिसमें आई नॉट को रेफरेंस इंटेंसिटी और लाउडनेस की यूनिट डेसिबल्स। बस इससे ज्यादा आप नहीं चाहिए फॉर्मूला वेव में। और इस तरीके के रिवीजन से क्या हो रहा है, आपका हर एक वेव रिवाइज हो रही है, तीनों वेव रिवाइज। और एक और लिख लो तो ये पूरा ही हो जाएगा। वेव स्पीड की अगर बात करोगे तो उसका भी अपना फॉर्मूला है, उसको भी जल्दी से लिखो है जी, देख लो ना, उसका भी एक ऐसे नोट्स बना लो, एग्जाम से 2-3 दिन पहले इसको पढ़ते रहना। लेकिन स्ट्रिंग वाले केसेस में इसका फॉर्मूला था रूट टी बाई म्यू, मेटल्स के अंदर रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय रो, गैसेस में अंडर रूट बल्क मॉडुलस बाय रो, या फिर रूट ऑफ गामा आर टी बाय मोलर मास। और ईएम वेव के केस में चारों रिवीजन हो, चारों एक साथ कर लो ना, क्लब कर दो पूरा वेव टॉपिक एक बार। ईएम वेव के केस में क्या इसका फॉर्मूला था, फ्री स्पेस में अगर है तब तो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो तो कांस्टेंट, वो तो सी हो जाएगा। और मीडियम है अगर तो सी अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या फिर सी अपॉन रूट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड रिलेटिव परमेबिलिटी। दोनों एक ही चीज है, बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यही चीज होती है। तो कई लोगों ने ये कहा था कि भाई वेव चैप्टर में क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब वेव में कॉन्फिडेंस नहीं आता हमारा कभी, तो ये कई लोगों का फीडबैक है। इसको लगाते हैं लेकिन पता नहीं क्यों बाकी चैप्टर्स के तरीके से इसमें एक डर बना रहता है। तुम लोग के साथ भी है? नहीं, इसमें इसमें तुमको तो वेव को 3 कैटेगरीज में डिवाइड तो करो पहले। एक तो है ये जनरल फॉर्मूले वाले, एक होता है इसका डॉपलर वाला पार्ट, वो तो हो जाता होगा, तो उसमें दिक्कत, डॉपलर हो गए। और इसके बाद तीसरा आता है आपका स्टैंडिंग वेव वाला पार्ट, जिसमें हार्मोनिक और हार्मोनिक निकालने को देते हैं। तो अब कहाँ दिक्कत बची फिर? तो इसका तो तरीका बता रहे हैं ना अभी, एक बार बता दिया, एक बार घर जा करके खुद लिख लो, और एग्जाम से पहले 2 बार कम से कम इसको पढ़ लेंगे तो खत्म हो गया प्रॉब्लम।
एंड बेस्ट पार्ट है इस तरीके से जब बनाओगे तो आपको अलग अलग नहीं पढ़ना थी, तो वेव सारी वेव का एक जैसा फॉर्मूला हो रहा है। अब कर दे स्टार्ट क्वेश्चन। देखो वेव की इक्वेशन तो लिखना आती है कि उसमें भी दिक्कत है? वेव इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वाली वो आती है। वेव वेव कौन से डायरेक्शन में जा रही है ये सब देखना। ठीक, अब बताओ जल्दी से पहला क्वेश्चन सर फटाफट देखिए फर्स्ट। हाँ जी बताओ। सर वो कह रहे थे वो वेव की जो एनर्जी वाली इक्वेशन है जो मतलब इन जनरल वाली होती है वो मेंस में यूज आती हैं। नहीं कहीं नहीं होती। ठीक सर। हम वेव एनर्जी के ऊपर भी बता दे रहे हैं आपको, 2 मिनट रुक जाओ उसको भी समराइज कर देंगे। पहला क्वेश्चन फटाफट देखिए। इसमें 2 इंटेंसिटी दी गई है और इसके करस्पॉन्डिंगली प्रेशर एम्पलीट्यूड पूछा है और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड पूछा है। अब आपने फॉर्मूले लिख लिए हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देखोगे तो ये हाफ रो वी ए स्क्वायर और ओमेगा होता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। और प्रेशर के फॉर्म में देखिए अगर इसको, प्रेशर के फॉर्म में ये चीज डेल्टा पी स्क्वायर अपॉन 2 रो वी है। हमने कहा क्वेश्चन में जरूर लिख लेना है, डेंसिटी दी हुई है क्वेश्चन में, वो प्रिंट नहीं हुआ है। 1.3 kg पर मीटर क्यूब एंड स्पीड इज आल्सो गिवन एज 343 मीटर पर सेकंड। अब आप बताओ निकाल पाओ कि नहीं? इंटेंसिटी गिवन है, डेंसिटी गिवन है, स्पीड गिवन है, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, ये निकालना है। और इस वाले फॉर्मूले का यूज कर लेंगे। डेंसिटी गिवन है, स्पीड गिवन है, इंटेंसिटी गिवन है, डेल्टा पी निकालना है। तो एक बार मिनिमम वाले के लिए निकालोगे और एक बार मैक्सिमम वाले के लिए। ठीक है, सॉल्विंग बाद में कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन, पॉइंट सोर्स की पावर दी गई है और 3 मीटर के डिस्टेंस पर इंटेंसिटी निकालनी है। तब अगर एग्जाम टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड याद कर लीजिएगा। पॉइंट सोर्स की इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, बाई चांस भूल जाओ तो जैसे ही वो फॉर्मूला याद किया यार आंसर आ गया पावर अपॉन। तो ये पहला पार्ट हो जाएगा इसका। दूसरा पार्ट, लाउडनेस दिया है और डिस्टेंस पूछा है। तो दूसरे वाले में लाउडनेस की वैल्यू रखोगे 10 log 10। क्या था फॉर्मूला? आई बाई आई नॉट, और आई की जगह रखेंगे पी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ये वाला आई का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सेकंड पार्ट में आपको लाउडनेस भी दी गई है, पावर भी दी गई है। आई नॉट ये याद करना पड़ता है यार, वैसे 10 टू द पावर -12 होता है ये। तो आर निकल जाएगा लॉग की टेबल से। बोलो तीसरा बताओ। थोड़ा फास्ट कर ले यार, मतलब तुम लोग क्वेश्चन सब ना लिखिए, क्वेश्चन तुम लोग के सामने है, बस इतना देखो कि हिंट टाइप का लिखो, हिंट टाइप। थर्ड क्वेश्चन को पढ़े और जल्दी से बताए। हाँ, थर्ड बेसिकली इक्वेशन लिखने आनी चाहिए कि वेव इक्वेशन कैसे लिखोगे। तो डेल्टा पी इक्वल्स टू डेल्टा पी मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड प्लस फाई नॉट। अब फाई नॉट कितना है उसके लिए क्वेश्चन को पढ़ोगे तो समझ में सर वो आएगा। t बराबर 0 पे x बराबर 0। हाँ, एक्स जीरो और टी जीरो पर डेल्टा पी जीरो आना है। टी जीरो एक्स जीरो डेल्टा पी जीरो आना है। दैट मीन्स की फाई नॉट यहाँ पर 0 है। ये लाइन इसीलिए लिखी गई है वहां पर।
हालांकि ये ओमेगा टी माइनस के एक्स भी हो सकता है और ओमेगा टी प्लस के एक्स भी हो सकता है, क्योंकि इसमें वेव के प्रोपोगेट करने की डायरेक्शन तो दी नहीं है। हाँ लेकिन फर्क नहीं पड़ेगा, वो जनरल वैसे बता रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ, कल को यही क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी तो पूछ सकते हैं यार। ये बन गया। अब डेल्टा पी मैक्स दिया है, जो प्रेशर एम्पलीट्यूड है वो दिया हुआ है, तुम्हें ये वैल्यू दी गई है 4 पास्कल्स। फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन के लिए x 0 पर और t बराबर 2 इंटू 10⁻⁻⁴ निकल जाएगा ना वो तो। x 0 और t की वैल्यू रख देंगे तो डेल्टा p कितना आएगा वो आ जाएगा। और सेकंड पार्ट में टाइम 0 पर x की वैल्यू दी गई है तो वो भी निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए यहाँ पर k चाहिए होगा तुम्हें, k निकालना होगा ना, k मतलब लैम्डा। तो लैम्डा कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी दी हुई है, यानी यहाँ भी साउंड की स्पीड गिवन होगी क्वेश्चन में, और नहीं गिवन है तो वो एयर वाली मानेंगे 343 मीटर पर सेकंड। मतलब पहले लैम्डा कैलकुलेट करना होगा। छोड़ दें, आगे बढ़े। क्या वैल्यू बताएंगे, जस्ट वैल्यू मॉडुलस बता देंगे ना, क्योंकि हमें प्लस माइनस का श्योर नहीं है। कैलकुलेट बाद में कर लेना, आप प्रोसेस देके आगे बढ़ते हो। अगला क्वेश्चन। सारा समझ में, आंसर नहीं पूछ रहे, अप्रोच बताओ। हम्म, मतलब ये क्या चीज, तुम लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ नहीं रहे हो, मतलब बिल्कुल देहाती स्टाइल में पढ़ रहे हो क्वेश्चन, लग ही नहीं रहा जेई के पेपर में हो। टेंशन 99.5% किस चीज का, किस चीज Plastic का, making point. और किस टाइप की वेव जा रही है। तो आप कभी दिमाग ये नहीं लगाओगे कि इसमें टेंशन कैलकुलेट करेंगे कैसे, इस बारे में नहीं सोच रहे हो कि आप तो थोड़ा टेंशन सा और फोर्स टाइम क्या, दे दीजिए। नहीं टाइम तो दे ही रहे, डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग को प्रॉपर से एनालाइज करो यार। साउंड की वेव ट्रेवल करेगी किसी मीडियम में, तो इससे टेंशन कैसे कैलकुलेट होगी। हम्म, हम्म, हम्म,
देखो एक बार बताओ, ये कौन सा मटेरियल है? कॉपर, मेटल है ना ये, और इसमें से वेव कौन सी जा रही है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? लॉन्गिट्यूडनल साउंड की वेव जा रही है। तो साउंड में कंप्रेशन और रेरफैक्शन नाम की चीजें होती है। एक बार बताइए, जब इस मेटल से कोई वेव नहीं पास हो रही थी और जब इसी मेटल से वेव पास होने लगी, क्या दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं होगा? किस केस में हमारा मेटल डिफॉर्म कंडीशन में होगा? जब वेव जाने हाँ, लगी। मतलब यहाँ पर वो अनडिफॉर्म्ड Perfect. मेटल होगा, और जब वो वेव पास कर रही होगी तो ये डिफॉर्मेशन आई होगी, क्योंकि हम तभी तो कंप्रेशन बोलेंगे और रेरफैक्शन बोलेंगे। कंप्रेशन रेरफैक्शन का मतलब मटेरियल कहीं पर दबेगा, कहीं पर फैलेगा, वो डिफॉर्मेशन होंगी, और डिफॉर्मेशन होंगी तभी स्ट्रेस आएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन डिफॉर्मेशन में ही आते हैं। तो अगर जो हमारा मेटल अनडिफॉर्म्ड कंडीशन में जब था, उस समय अगर हम यहाँ पर दो क्रॉस सेक्शन चूज करें, और एक क्रॉस सेक्शन चूज करते हैं पोजीशन एक्स के ऊपर, और दूसरी वाली क्रॉस सेक्शन चूज करें पोजीशन एक्स प्लस डेल्टा एक्स के ऊपर, दो क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं, एक एक्स पोजीशन पे और एक एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर। जो जो मॉलिक्यूल्स इन क्रॉस सेक्शंस पर होंगे, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमारे इन क्रॉस सेक्शंस पर होंगे, वो वेव के पास करते वक्त लॉन्गिट्यूडिनली वाइब्रेट कर रहे होंगे। तो जो मॉलिक्यूल इन क्रॉस सेक्शंस पर प्रेजेंट रहे होंगे, उनका वाइब्रेशन हो रहा होगा, और क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव है तो वाइब्रेशन उसी डायरेक्शन में हो रहा होगा जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है। सो यहाँ वाले क्रॉस सेक्शन के मॉलिक्यूल्स अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से कुछ वाई डिस्टेंस आगे शिफ्ट कर गए होंगे। सर आप वो बताना चाह रहे हैं क्या dy by हाँ dx इज माइनस हाँ, b टाइम्स dv by बिल्कुल v? बिल्कुल बिल्कुल वही चीज, उसी पर क्वेश्चन है ये। और जो सर मॉलिक्यूल थोड़ा एक्स सा रुक प्लस जाइए डेल्टा सर, एक्स, स्ट्राइक कर गया सर ये। ओके, ये अचानक से स्ट्राइक नहीं करता ना पेपर में। सर देखते कर गया था, वो रिसेंटली करा था ना इसको, मतलब। हाँ, अगर किया है तब तो ठीक है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाले मॉलिक्यूल्स अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से वाई प्लस डेल्टा वाई डिस्टेंस आगे चले गए। ऐसे में इन मॉलिक्यूल्स के बीच की जो लेंथ है, मतलब कितना एलोंगेट हुए वो, पहले इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच का सेपरेशन है डेल्टा एक्स का, अब उनके बीच का सेपरेशन देखा जाएगा। अबे पगलाओ नहीं, डेल्टा एक्स पे तो पहले ही सेपरेटेड है वो, और लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल वाई डिस्टेंस आगे गए, राइट वाले वाई प्लस डेल्टा वाई, तो जो एक्स्ट्रा है, यानी कि नाउ द सेपरेशन बिकम्स डेल्टा एक्स प्लस, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई। तो डिफॉर्मेशन कितना हुआ इसमें? डेल्टा एक्स पर तो पहले ही सेपरेटेड थे, डेल्टा वाई डिफरेंशियल। डेल्टा वाई इलोंगेशन बोलोगे ना, डेल्टा वाई एक तरीके का इलोंगेशन है। ये डेरिवेशन क्लास 11th में हुई है जब प्रेशर वेव डिराइव हो रहा था, डेरिवेशन फॉर प्रेशर वेव, और प्रेशर और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन निकाला जा रहा था π/2 के फेज डिफरेंस पर। तो डेल्टा वाई इलोंगेशन हुआ, और डेल्टा वाई अगर इलोंगेशन है और डेल्टा एक्स इनकी अनडिफॉर्म्ड लेंथ थी, तो यही चीज इलास्टिसिटी की डेफिनेशन के हिसाब से स्ट्रेन होता है, ये उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहेंगे, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, और कैलकुलस के फॉर्म में जाएंगे तो स्ट्रेन इज dy बाई डी एक्स। लॉन्गिट्यूडिनल वेव की स्ट्रेन, चाहे तो इसको कहीं नोट कर लो, बार बार यूज होगा, जब भी कोई लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसी मीडियम में जाएगी तो स्ट्रेन कैलकुलेट होगा dy बाई डी एक्स से। dy by dx means the strain produced by the wave, और ये कितना होगा स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड बाय द वेव, अगर y की इक्वेशन कैपिटल A इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स कुछ इस टाइप की लिखी हो, एग्जैक्ट इक्वेशन मालूम नहीं, एग्जैक्ट इक्वेशन में माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, बट एक आइडिया बना रहे, अगर ऐसा कुछ होगा तो dy बाई डी एक्स जब करोगे, dy बाई डी एक्स, तो ये तो श्योर है कि वो a मल्टीप्लाइड बाय k आएगा, चाहे यहाँ साइन का फंक्शन हो चाहे यहाँ कॉस का फंक्शन हो।
और उस dy by dx की मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, तो वो मैक्सिमम स्ट्रेन होगा। मैक्सिमम स्ट्रेन विल बी a मल्टीप्लाइड बाय k, और मैक्सिमम स्ट्रेन मैक्सिमम स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी। तो मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट हो गया, लवा यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला है। स्ट्रेन को स्ट्रेस में कैसे कन्वर्ट करें, मॉड्यूलस मल्टीप्लाई कर देते हैं स्ट्रेन से। यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई होगा। ये तो बेसिक फॉर्मूला हो गया, ये मैक्सिमम स्ट्रेस है। और यही मैक्सिमम स्ट्रेस कितना होना चाहिए क्वेश्चन के हिसाब से, उसकी ब्रेकिंग लिमिट का 99.5%। और क्या, क्या अच्छा अच्छा, सॉरी, हाँ, मतलब कि 99.5% ऑफ इलास्टिक लिमिट ऑलरेडी टेंशन है उसमें, तो इलास्टिक लिमिट तक पहुंचाने के लिए कितनी टेंशन चाहिए, हाँ 0.5% एडिशनल टेंशन फोर्स चाहिए होगी उस साउंड के पास करने से। तो वो जो ये मैक्सिमम स्ट्रेस है ये लिखोगे आप 0.5% ऑफ जो उसका इलास्टिक लिमिट दिया है क्वेश्चन में। अब इसमें कैलकुलेट हो जाएगा, वाई दिया है क्वेश्चन में, नहीं वो तो इसलिए नहीं दिया होगा कहीं क्योंकि कॉपर है, तो कहीं किसी टेबल से देख लेंगे, बुक से टाइप किया गया क्वेश्चन, तो कॉपर है तो आपका वाई दिया होगा, ये मान के चलते हैं। हमें निकालना क्या है पहले पार्ट में, कैपिटल ए, के दिया हुआ है मतलब वेवलेंथ, कैपिटल ए दिया है कि फ्रीक्वेंसी दी है, वेवलेंथ तो दिया नहीं है, वो कैसे निकालेंगे। हमें पगला क्यों रहे भैया, ये साउंड की वेव है और मेटल में जा रही है। अभी जो वेव स्पीड के 4 पॉइंट थे उसको देखो जरा, ओमेगा बाय v कर देंगे। वेव स्पीड इज फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, मॉडुलस वैल्यू वेव स्पीड आएगा रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। यंग्स मॉडुलस और डेंसिटी कॉपर की किसी टेबल में दी जाएगी और फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो लैम्डा निकलेगा यानी कि कैपिटल के निकलेगा। तो हम फाइनली इसका आंसर लिख रहे हैं वाई इंटू ए एंड 2 पाई अपॉन लैम्डा, जिसमें लैम्डा को रखेंगे 1 अपॉन एफ इंटू रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस अपॉन डेंसिटी, और ये 0.5% ऑफ इलास्टिक लिमिट, उसको ईएल कर दे रहे, ईएल स्टैंड फॉर इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट आगे कैलकुलेट होगा। एक्चुअली क्वेश्चन बुक से लिया है तो उसमें ये ध्यान नहीं दिया कि यंग्स मॉडुलस और रो, एक्चुअली बुक्स में क्या होता है वाई कि की ये वैल्यू में अटक रहे थे वो सर। नहीं वो एक्चुअली क्या होता है, जैसे कोई भी बुक होती है अच्छी बुक में, तो ये सब टेबल के फॉर्म में बुक के एंड में होते हैं, ये सब दिया जाएगा, वो प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ ये ऑब्वियस है कि भाई अगर जिसने पहले नहीं किया होगा इस टाइप का क्वेश्चन, उसको तो 100% श्योर है कि पेपर में नहीं स्ट्राइक होगा। पहली बात तो आपको ये स्ट्रेन तक नहीं पहुंच पाओगे लॉजिकली, यही अरे स्ट्राइक सर वो करना जो चाहता है। पहले पेज पे आपने वो डेरिवेशन करवाई थी साउंड की, वहीं पे से वो याद आ गया था। बिल्कुल, हाँ, अगर प्रैक्टिस तो आपने किया है इसलिए याद आ रहा है। और फोर्थ पार्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स एट दिस मोमेंट। यहाँ पर स्पीड ऑफ अ पार्टिकल है, स्पीड ऑफ अ वेव नहीं है। ये वेव की स्पीड का फॉर्मूला है, ये वेव स्पीड है। पार्टिकल की स्पीड कैसे देखते हैं, डी वाई बाई डी टी, और उसमें भी मैक्सिमम स्पीड पूछ रहे हैं। मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड, पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक, मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड बराबर ए इंटू ओमेगा। तो पहले इधर से एम्पलीट्यूड निकलेगा एंड देन बी पार्ट में एम्पलीट्यूड इंटू ओमेगा करके अपना मैक्सिमम पार्टिकल स्पीड आएगी।
अबे लिमिट पर नहीं है, लिमिटिंग केस तुम इसको थोड़ा सीरियसली क्यों ले लेते हो? लिमिट तक पहुंचे हैं मतलब जस्ट टूटने वाले हैं, टूटे नहीं। जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन पे बॉडी चलने वाली होती है, चली चली नहीं होती है। तो वैसे ही ये मान लेंगे कि इलास्टिक लिमिट तक बस पहुंचने वाले थे। अगर इलास्टिक लिमिट को टच कर जाओगे, अब ये तो कंट्रोवर्शियल पॉइंट है कि इलास्टिक लिमिट पर क्या होता है, टूटता है कि नहीं टूटता है। और इलास्टिक लिमिट ब्रेक करने की लिमिट थोड़ी होती है। इलास्टिक लिमिट तो वो लिमिट होती है जहां तक यंग्स लॉ, हुक्स लॉ वैलिड होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ, फिर इसका प्लास्टिक पॉइंट आता है, प्लास्टिक फिर पॉइंट प्लास्टिक पॉइंट आता है आता है, फिर वो भी ब्रेक कर रहे हैं तो खत्म ही। जी। फोर्थ क्वेश्चन एक बार दोबारा देखना, पांचवा। फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 में, बस ये देखते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। फ्रीक्वेंसी गिवन है और पावर गिवन है। नहीं, इंटेंसिटी गिवन, सॉरी, किसी डिस्टेंस के ऊपर इंटेंसिटी दे दी गई। तो क्या लगाएंगे फॉर्मूला इसको पहले वाले पार्ट में? फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी गई है और डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखा है। तो उस हिसाब से क्या आंसर बनेगा? अगर इसका ये फॉर्मूला लगाते हो, हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा इज 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। कुछ बदलेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर? जैसे फ्रीक्वेंसी 1 से चेंज करके 2.5 कर रहे हो, नहीं इंटेंसिटी तो बदलेगी, वो तो पूछ ही रहे हैं। उसके अलावा डेंसिटी, स्पीड, कैपिटल ए नहीं बदलेगा। डेंसिटी मीडियम की प्रॉपर्टी है, डिपेंड करती है। स्पीड भी मीडियम की प्रॉपर्टी है। ये तो क्या एम्पलीट्यूड है फिक्स्ड है। क्वेश्चन में बोल दिया नहीं बदल रहा है, तो आप फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हो तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर लगा करके हो जाएगा। मतलब I1 बाई I2 बराबर F1 अपॉन F2 का होल स्क्वायर, बेसिक फॉर्मूला। और बी पार्ट में फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रहे हैं और एम्पलीट्यूड भी चेंज कर रहे हैं। तो नाउ I1 बाई I2 लिखेंगे F1 स्क्वायर A1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय F2 स्क्वायर A2 स्क्वायर। एक तरीका बता रहे हैं क्या करोगे इसमें, जरा एडिट करो। अगर ए वाले पार्ट में ये लिखा होता कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है और प्रेशर एम्पलीट्यूड मेंटेन रखा है, इसको एडिट करो, मतलब उसी में ऐड कर लो जरा। फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड एंड द प्रेशर एम्पलीट्यूड इज मेंटेन्ड। प्रेशर एम्पलीट्यूड इज मेंटेन्ड। इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड अगर वहां पर लिखा होता है कि प्रेशर एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखा गया और फ्रीक्वेंसी हमने हाँ हाँ, मतलब यही आंसर। सर डेल्टा पी मैक्स का स्क्वायर अपन 2 रो भी अगर देखें तो भाई आई बराबर डेल्टा पी मैक्स स्क्वायर 2 रो वी। तो इस हिसाब से तो इसके हिसाब से तो फ्रीक्वेंसी बदलने से क्या फर्क पड़ जाएगा आपको? भाई अगर रो और वी बदल रहा नहीं और डेल्टा पीएम के बारे में अगर क्वेश्चन में लिख दिया जाए कि प्रेशर एम्पलीट्यूड मेंटेन है, तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। फर्क नहीं पड़ेगा। कोई चेंज, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को मेंटेन रखा था, इससे फर्क पड़ रहा है।
बट अगर वहां प्रेशर एम्पलीट्यूड मेंटेन रखा होता और फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करते तो हम ये कह देते कि इंटेंसिटी पर कोई फर्क नहीं है। किसमें? हाँ, अगर प्रेशर एम्पलीट्यूड मेंटेन है और फ्रीक्वेंसी बदल रहे तो वेवलेंथ तो यहाँ भी बदली होगी भाई। अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे और वेव स्पीड बदल नहीं रही तो वेवलेंथ तो इसमें भी बदलेगी, वेवलेंथ वहां भी बदलेगी, बट वहां पर डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बदल गया होगा। देखिए जहां पर आप डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मेंटेन रख रहे हैं, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेते ना घुमा फिरा करके इस क्वेश्चन को ये ऐसे पूछ लेते, ए पार्ट में जहां पर ये कहा गया है कि कहाँ गया क्वेश्चन यार, कि फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 से 2.5 की गई है और किस चीज को मेंटेन रखा गया है? डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को। अब इसी क्वेश्चन में अगर पूछा होता कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ प्रेशर एम्पलीट्यूड्स, मतलब नया वाला प्रेशर एम्पलीट्यूड और पहले वाले प्रेशर एम्पलीट्यूड में क्या रिलेशन आएगा? अच्छा, अरे दोनों एम्पलीट्यूड एक साथ मेंटेन नहीं हो सकते। अगर आप डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड मेंटेन कर रहे हो तो प्रेशर एम्पलीट्यूड बदल रहा होगा। भाई देखिए, जब डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड को मेंटेन किया हुआ है तो I1/I2 ये बन रहा है और I डेल्टा पी की स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है। तो जो I1/I2 आएगा उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो नहीं आएगा डेल्टा पी वाला, यानी वो F1/F2 होगा। आई बात समझ में? और अगर प्रेशर एम्पलीट्यूड मेंटेन किया होता है, अगर प्रेशर एम्पलीट्यूड को मेंटेन करके फ्रीक्वेंसी बदल रहे होते तो डिस्प्लेसमेंट वाली एम्पलीट्यूड्स का रेशियो क्या रहा होता? पलट इसका अपोजिट इनवर्स में इनवर्स आएगा। हाँ देख लो इसको, हाँ बिल्कुल सही है। मतलब इसीलिए वेब टफ लगता है लोगों को, ये जो फॉर्मूले इतने सारे इसलिए। साउंड में प्रॉब्लम ये होती है ना, दो तरीके के एम्पलीट्यूड है, वो इसको दिक्कत कर देता है। स्ट्रिंग वाले में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ये प्रॉब्लम तो है नहीं। अगला वाला क्वेश्चन, दो ऑब्जर्वर्स के बीच में एक स्पीकर रखा हुआ है और 110 मीटर डिस्टेंस है, और एक के लिए क्या मान ले हाँ नहीं, तो इसमें ये बोला है ना कि स्पीकर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू ऑब्जर्वर्स, और वो 110 मीटर के डिस्टेंस पर है, उनके बीच में स्पीकर है। बिटवीन का मतलब मिडिल थोड़ी होता है। हाँ तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग कहीं पे भी हो सकता है हाँ, बिटवीन। अरे अंग्रेजी। एक 110 मीटर के बीच में आपने मान लो यहाँ पर बीच में कहीं स्पीकर रखा है, और एक साइड से मान ले आर डिस्टेंस है तो दूसरे साइड से वो 110 माइनस आर डिस्टेंस हो गई, ये तो हो गया। और इधर वाले पर्सन के लिए लाउडनेस कितना दिया इन्होंने? 60 डेसिबल, 60 डेसिबल और दूसरे वाले पर्सन के लिए लाउडनेस 80 डेसिबल। तो बेसिकली लाउडनेस और डिस्टेंस का रिलेशन चाहिए। कुल मिलाकर के लाउडनेस और डिस्टेंस में रिलेशन मिल जाए तो आंसर आ जाएगा। कर चुके हम लोग। लाउडनेस को रखे अभी 10 log base 10। किस टाइप का सोर्स मानोगे इंटेंसिटी इसे? का पॉइंट सोर्स मान के इंटेंसिटी को डिस्टेंस I अपॉन आई नॉट, और आई को रखेंगे पावर अपॉन 4 पाई 4 पाई आर स्क्वायर। तो जो यहाँ पर नीचे आर स्क्वायर रखेंगे, यहाँ पर आर स्क्वायर रखेंगे,
उसको आप लॉग की प्रॉपर्टीज का यूज करके -20 log 10R बन सकते हैं। ये समझो क्या किया है। यस सर। सर ये एक्चुअली में यहाँ पर R स्क्वायर बनेगा, फिर log m/n वाली प्रॉपर्टीज का यूज करके log m माइनस उसको log ऐसे n लिख की सकते हो। और फिर जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है। हाँ, और जब ये लिख लेंगे तो L1 और इधर L2 है। तो जब आप इससे समझो दो अलग अलग डिस्टेंस पर दो अलग अलग डिस्टेंस के लाउडनेस का जब डिफरेंस निकालोगे, लाउडनेस एट R1 डिस्टेंस माइनस लाउडनेस एट R2 डिस्टेंस, लाउडनेस एट R1 डिस्टेंस माइनस लाउडनेस एट R2 डिस्टेंस। तो जब इसको माइनस करोगे ना दो अलग अलग डिस्टेंस के लाउडनेस को, तो पहला टर्म तो कांस्टेंट नहीं दिख रहा हमें, तो बनेगा क्या उधर। अगर हम एक बार R1 डिस्टेंस पर लाउडनेस निकालें, यानी यहाँ पर R1 रखें, और एक बार R2 डिस्टेंस पर लाउडनेस निकालें, मतलब यहाँ R2 रखें और फिर सब्ट्रैक्शन करें, 20 log 10 R1 R2 by 20 log base 10 R2 by R2 by R2 by R1, बस इसका यूज करेंगे तो आंसर आ जाएगा। इसमें हमारे लिए R1 स्मॉल r बन जाएगा, R1 मीन्स स्मॉल r एंड R2 मीन्स 110 माइनस r। ये R1 है, ये R2 है, ये L1 है, ये L2 है, इसका यूज करना है इसमें। जो भी है तरीका बता दे रहा हूं कैसे करोगे। यार एक ऐसी बंद कर दो, हम सोच रहे क्लियर। अब देखो, अब तुम्हारा कोई वीक सेगमेंट रह नहीं गया, ये थोड़ा बहुत ये था, ये भी कंप्लीट करवा दे। अब ना कहना कि हमारा कुछ रह गया है। कितना आंसर बता रहे हो? 10 और बड़ी जल्दी आंसर आएगा, लॉक के बावजूद भी। हैं? रेशियो का सर वो 10 ही आ रहा था रेशियो। ओके, अच्छा अच्छा, इधर 20 हो गया। अच्छा, वो आसान हो गया। लेकिन लॉक कैसे निकाल लेते हैं? नहीं, हमारे लॉक बहुत बेकार है, बनते हैं हमें बहुत थोड़ा बहुत ही आता है लॉक में हमें। और हालत तो तुम लोग को भी ऐसी थी, जब पहली बार लॉक पढ़े थे तो तुम लोग भी ऐसी थे। नहीं, जब बेसिक मैथ में पहली बार लॉक पढ़ाया जाता है तो कितना टफ लगता है। हाँ, प्रॉपर्टी कभी सही नहीं लग पाती थी, तो नहीं लगता। और एक्चुअली क्या है कि लॉक का यूज बहुत कम होता है ना, तो क्योंकि यूज में है नहीं जाता, इसलिए भूलते चले जाते हैं इसको। कहाँ लगता है मैथ में? हमको शायद इसका पता नहीं, कहीं लगता भी हो कोई मैथ में, कहीं मैथ में ऐसा नहीं है उसका सर, टॉपिक इसकी साला मैथ था, लगता है नहीं प्रॉपर्टीज मुझे। वगैरह कहीं पे भी घुस जाती हैं। यार बचा टॉपिक 7, फटाफट देखिए 7। इसमें दो स्पीकर दिए हुए हैं, नोटिस करना डिफरेंट फ्रीक्वेंसी क्या है वो है। हाँ, अगर ये सेम फ्रीक्वेंसी हो तो ये इंटरफेरेंस भी हो जाता कोहेरेंट टाइप से होते थे। है। हाँ, इस पर डिस्कशन होगा अभी। तो दो स्मॉल स्पीकर्स हैं, साउंड वेव ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। स्पीकर ए का आउटपुट 1 मिलीवॉट का है और बी का आउटपुट, यानी दोनों की पावर दी हुई है। तो अगर सिर्फ स्पीकर ए को ऑन करेंगे तो क्या लाउडनेस आएगी? पहला पार्ट ये तो है ना कि लाउडनेस क्या होगी जब आप सिर्फ स्पीकर ए ऑन होगा। तो ये वही फॉर्मूला 10 log base 10 पावर अपॉन, मतलब पावर ऑफ स्पीकर ए अपॉन 4 पाई डिस्टेंस फ्रॉम द स्पीकर ए का स्क्वायर एंड आई नॉट, ये लिखोगे। बाकी कैलकुलेशन है। आई नॉट 10 to the power -12 भी रहता है भैया, आपको बताया नहीं जाएगा। आई नॉट रेफरेंस इंटेंसिटी 10 to the power -12 रहती है। इसी तरीके से बी पार्ट में जब आप सिर्फ स्पीकर बी को ऑन करोगे, ओनली स्पीकर बी इज ऑन, तो 10 log 10
पावर ऑफ द स्पीकर बी अपॉन सब कुछ वैसे ही रहेगा। मतलब डिफिकल्ट पार्ट तीसरा वाला है, जब दोनों स्पीकर ऑन होंगे तो इंटेंसिटी निकालनी पड़ेगी तुम्हें। दोनों स्पीकर ऑन होने पर नेट इंटेंसिटी क्या होगी? सर वैसे कर सकते हैं ना कि जो नेट इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी cos स्क्वायर ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 होल डिवाइड बाय 2। सुनो यहाँ थोड़ा लफड़ा है, देखो इधर, इसमें जो मेन टॉपिक है ये वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। जो ये नेट इंटेंसिटी निकालते हो उसका फॉर्मूला एक्चुअल में ये है I1 प्लस I2 cos फाई। तो बट ये जो होता है ये कोहेरेंट सोर्सेज के लिए होता है, Yes. और कोहेरेंट अच्छा। कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब होता है उनमें फाई कांस्टेंट होता है, Frequency. Yes. सेम फ्रीक्वेंसी। कोहेरेंट सोर्सेज मतलब दे मस्ट बी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, जिसमें उनका फाई जो है वो एक फिक्स वैल्यू होगी। Fixed frequency. यंग्स मॉडुलस वाला, ये यंग्स मॉडुलस कह रहे हैं, ये जो YDAC वाले चैप्टर में इसमें डिस्कशन हुआ है कि अगर आप इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो बाय द नॉन कोहेरेंट सोर्सेस, इनकोहेरेंट सोर्सेस, नॉन कोहेरेंट सोर्सेस की वजह से, तो नॉन कोहेरेंट सोर्सेस में ये कहा था हम लोगों ने क्लास में कि इनमें फाई फंक्शन ऑफ टाइम बनता है, मतलब फेज डिफरेंस अलग अलग मूवमेंट पर अलग अलग आता है, जिस वजह से कॉस फाई टाइम के साथ एक वेरिएबल क्वांटिटी हो जाती है, और जब ये टाइम के साथ एक वेरिएबल क्वांटिटी बन जाती है तो हम कॉस फाई की एवरेज वैल्यू लेते हैं, और कॉस फाई का एवरेज वैल्यू जब निकाली जाती है तो जीरो आएगी, बिकॉज कॉस फाई है, कॉस स्क्वायर तो है नहीं, कॉस फाई पॉजिटिव साइड भी जाएगा, कॉस फाई नेगेटिव भी होगा। तो नॉन कोहेरेंट सोर्सेस में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस की वजह से जो फेज डिफरेंस आता है वो फंक्शन ऑफ टाइम है, जिससे वजह से कॉस फाई टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। एवरेज वैल्यू निकालेंगे कॉस फाई की तो जीरो आएगी, तो कंबाइंड इंटेंसिटी हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं I1 प्लस I2। तो अगर कोहेरेंट सोर्सेस है, मतलब मैं इससे कह रहा हूँ कि अगर यही क्वेश्चन सेम फ्रीक्वेंसी पे दिया होता मुझे, तो इंटेंसिटी को कंबाइन करने का ये वाला फॉर्मूला बनता, और उसमें फिर हमें फेज डिफरेंस भी निकालना पड़ता, और वो फेज डिफरेंस निकालते हैं उस फॉर्मूले से 2 पाई बाई लैम्डा एंड पाथ डिफरेंस, इससे निकालना पड़ता है, वो बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाता है मेरे लिए। ये अच्छा है कि डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की सोर्सेस हैं। और नॉन कोहेरेंट सोर्सेस में कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव नहीं होता इंटरफेरेंस, क्योंकि हर जब फेज डिफरेंस मेंटेन है ही नहीं। दिखता ही नहीं है पैटर्न पे। पूछते भी है वेव ऑप्टिक्स में कि अगर YDAC में हम इनकोहेरेंट सोर्सेस लगाएंगे तो क्या मिलेगा, तो उसका आंसर था कि देयर विल बी नो इंटरफेरेंस पैटर्न, पूरी स्क्रीन पर एक जैसी इंटेंसिटी आएगी। तो अब जो आंसर करेंगे ना इसका, देखो क्या करना होगा, पहले हमको ये निकालना पड़ेगा I1 प्लस I2, और ये कैसे निकलेगा, पावर ऑफ A अपॉन 4 पाई डिस्टेंस फ्रॉम A का स्क्वायर प्लस पावर ऑफ B डिवाइडेड बाय 4 पाई RB का स्क्वायर। ये करेंगे तो पहले टोटल इंटेंसिटी निकालेंगे, और टोटल इंटेंसिटी निकाल करके फिर से लाउडनेस निकालेंगे। कुछ लोग ये सोच लेते हैं कि हम दोनों लाउडनेस ऐड कर दें, गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा। लाउडनेस डायरेक्टली ऐड नहीं होती, लॉग है वो, लॉग ना भी होता तो भी नहीं ऐड होगी भाई, वो कोई उसका कोई लॉ ही नहीं है। आप इंटेंसिटी को डायरेक्ट ऐड कर सकते हो, वो भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है इसलिए वो भी डायरेक्ट ऐड हो रहा है, नहीं तो ये भी नहीं होता। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वेव इक्वेशंस में लगती है कि नेट डिस्प्लेसमेंट बराबर y1 प्लस y2, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन एनर्जी में थोड़ी लगाई गई है। तो पहले यहाँ से नेट इंटेंसिटी निकालेंगे दोनों का, और इस नेट इंटेंसिटी को लाउडनेस वाले फॉर्मूले में जब रखेंगे
तब आंसर आएगा। मतलब ये वाली चीज की जो नेट लाउडनेस आएगी वो आएगी 10 log बेस 10 और नेट इंटेंसिटी रखेंगे वो अंदर एंड डिवाइडेड बाय आई नॉट, तो ये आंसर आएगा। यही चीज 8th वाले क्वेश्चन में लिखी। इसमें भी 8th वाले में भी टू सोर्सेस हैव द साउंड लेवल्स ऑफ 75 डेसिबल एंड 80 डेसिबल एंड साइमल्टेनियसली साउंड किए गए। तो इनकी हमें क्या पता है, आप देखो ये तो आपको पढ़ के समझना है कि ये क्या करना पड़ेगा। कहाँ लिखा है कि फेज डिफरेंस है कि नहीं है? फेज डिफरेंस 0 हो गया फिर तो ये i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 बन जाएगा, यानी कि रूट i1 प्लस i2 जीरो फेज डिफरेंस में थोड़ी आएगा। कैसी बात कर रहे हो? जीरो फेज डिफरेंस का मतलब ना टू पे तो सर cos 0 तो 1 वो हो रूट जाएगा। i1 प्लस रूट i2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। वो तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला हो गया। बोल लफड़ा इसमें। टू सोर्सेस लिखा है उसमें। आपसे वाईडीएससी के टाइम पर ये कहा गया है कि दो सोर्सेस कभी भी कोहेरेंट नहीं हाँ, होते हैं। two अगर एक independent सोर्सेस से sources can फर्दर never be बनाए coherent। गए तब होंगे। हाँ जी नहीं, इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल टास्क है। इंडिपेंडेंट सोर्सेस कोहेरेंट होने का फिजिकल मतलब क्या हुआ कि दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस की सेम फ्रीक्वेंसी हो गई। ये तो फिर तो दुनिया में कितना क्राइम हो जाए। दो अलग अलग लोगों की आवाज की फ्रीक्वेंसी अगर एक हो जाए तो फिर तो क्राइम करो, कोई नहीं पकड़ पाएगा। आज भी डबिंग मिमिक्री, हमने पहले भी ये बात बोली थी कि आप डबिंग कर लो, मिमिक्री कर लो, सब कुछ कर लो, आवाज बिल्कुल हूबहू मिला दो, लैब के अंदर वो लैब में जाओगे तो साबित हो जाएगा कि आपकी आवाज नहीं है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी टेस्ट होते हैं वहां पर, मैच कर ही नहीं सकते। फिंगरप्रिंट्स, रेटिना, फ्रीक्वेंसी सबकी यूनिक। तो इसमें भी आपका कौन सा कंसेप्ट लगेगा? सेकंड पार्ट ये वाला। I1 plus I2 से। लेकिन करना कैसे होगा? इसमें L1 L2 दिए हुए हैं, तो पहले L1 L2 जो तुम्हें दिए हुए हैं उससे पहले तुम्हें I1 I2 निकालने पड़ेंगे। पहले L1 L2 से I1 I2 निकलेगा और I1 I2 निकाल करके फिर I1 प्लस I2 से कंबाइंड इंटेंसिटी आएगी और तब जाकर के कंबाइंड लाउडनेस आएगी। अगर हम डायरेक्ट सोच लें कि दोनों L को ऐड कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा, फिर गलत होगी। हाँ, दिक्कत यही है कि आप करो कि पहले बी पार्ट पूछना चाहिए, वो जानबूझ के नहीं पूछा। जिनको कंसेप्चुअली नहीं मालूम होगा तो 100% यही करोगे और तुम भी यही करते। अगर पेपर में ये होता तो 100% यही करते तुम भी, L1 प्लस L2 करके आए होते। हाँ, ये अलग बात है कि एग्जाम में आपके मन में ये ख्याल आ जाता है कि यार इतना आसान कैसे हो सकता है, तो आप छोड़ देते क्वेश्चन कि ऐसा कैसे पूछ लेंगे ये तो। हाँ, नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, अब ये अपने आप बताओगे। फ्रीक्वेंसी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है और लाउडनेस गिवन है, तो पावर पूछी गई है। मेरे ख्याल हो जाएगा ये। लाउडनेस बराबर 10 log 10, फिर वही पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, हो जाएगा। 10th क्वेश्चन भी इसी तरीके से है। ये उधर अभी पीछे वाले फॉर्मूले के ऊपर है। नहीं नहीं, L2 माइनस L1 वाला भी नहीं दिखा था। L1 माइनस L2 बराबर 20 log R1 बाई R2। L1 माइनस L2 भाई, एक डिस्टेंस की लाउडनेस दी गई है और दूसरे डिस्टेंस की भी लाउडनेस दी गई है, तो L1 माइनस L2 बराबर 20 log R1 बाई R2 बाई R1 जो बना था अभी फॉर्मूला, उसका यूज करेंगे तो 10th वाला क्वेश्चन हो जाएगा। और 11th वाला
वो कह रहे हैं कि दिन के टाइम गाड़ियाँ बहुत चलती हैं भाई, कारें बहुत चलती है, तो लाउडनेस बहुत ज़्यादा है रोड के ऊपर 80 डेसिबल का, और रात में बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। तो क्या इंटेंसिटी को नंबर ऑफ कार के प्रपोर्शन में मान लें? इंटेंसिटी नंबर ऑफ कार के प्रपोर्शन में कैसे मान लोगे कि 100 कारों की इंटेंसिटी इतनी है तो 5 कारों कितनी होगी? वो भी नॉन कोहेरेंट है। जितनी भी कार्स हैं वो नॉन कोहेरेंट है। सीधे सीधे नॉन कोहेरेंट में इंटेंसिटी सीधे ऐड होती है। तो 11th वाले में जो डे टाइम है आपका, उसमें 80 डेसिबल को लिखेंगे हम 10 log base 10, 100 कार्स की इंटेंसिटी, तो 100 इंटू आई ऑफ 1 कार डिवाइडेड बाय आई नॉट। ये मान के चल रहे हैं कि सभी कार सेम इंटेंसिटी का साउंड जनरेट कर रहे हैं। और नाइट के टाइम पर लाउडनेस बराबर 10 log 10, 5 कार होंगी तो 5 टाइम्स इंटेंसिटी ऑफ 1 कार एंड डिवाइडेड बाय आई नॉट। ट्वेल्थ देखें। तो फास्ट करो भैया, इलास्टिसिटी वाली असाइनमेंट आ जाएगी। साउंड लेवल यानी कि लाउडनेस और डिस्टेंस दिया हुआ है, क्या निकल जाएगा इससे? लाउडनेस और डिस्टेंस से क्या निकाल सकते हो? पावर, पावर, लाउडनेस और ये फिर बार बार वही फॉर्मूला लगाओ ना, 10 log 10 पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर आई नॉट वाला। तो लाउडनेस दिया है, डिस्टेंस दिया है, तो आप पावर निकाल सकते हो। स्पीकर की पावर निकल जाएगी, और वो स्पीकर एक बैटरी से चल रहा है जी। हाँ, स्पीकर चलेगा तो ऑब्वियसली स्पीकर बिजली से चलेगा ना, तो उसमें जो बैटरी लगी हुई है स्पीकर में वो 30% एफिशिएंसी वाली है। और उस बैटरी की एनर्जी दे रखी है कैपिटल ई। तो ये जो पावर है इसको क्या लिख दें, हटा दें पावर, एनर्जी पर सेकंड, तो पूरी 3 एनर्जी तो आ नहीं रही है। जो है 30% मतलब कि 3E/10 30% इंटू टाइम या अपॉन टाइम, मतलब टाइम यहाँ पे लिखेंगे ना नीचे, वो पावर बन जाएगी। अब इससे टाइम कैलकुलेट करना हो है जी। लेकिन दिक्कत देखो, मैं बता रहा हूँ, ये देखने में बड़े आसान लगते हैं। हाँ, एग्जाम टाइम में जब आप बैठोगे इसको कैलकुलेशन करने के लिए, तो वो नहीं होगा जल्दी। सिंबल के फॉर्म में तो फिर भी हो जाएंगे, बट रियलिटी बता रहा हूँ, टाइम लगता है इन सब में। चलो मेरे ख्याल से आप भूलोगे नहीं इंटेंसिटी, लाउडनेस, लाउडनेस तो नहीं भूलोगे, इंटेंसिटी भले भूल जाओ। मैं अगर इतने क्वेश्चन करने के बाद भी भूल जा रहे हो फिर इसका कोई इलाज नहीं। इलास्टिसिटी वाली असाइनमेंट पे चलते हैं। बेसिक फॉर्मूला इसका क्या था देखो, इसका बेसिक फॉर्मूला था, तीन तरीके की इलास्टिसिटी समझाई गई थी, मतलब 3 तरीके के डिफॉर्मेशन बताए गए थे। एक बताया गया था डिफॉर्मेशन लेंथ में, तो जब डिफॉर्मेशन इन लेंथ बढ़ाया गया था तो उस समय ये कहा गया था कि चेंज इन लेंथ बाय द ओरिजिनल लेंथ स्ट्रेन था, उसमें यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाई किया था, और ये स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया था। सेकंड टाइप का डिफॉर्मेशन था हमारा
डिफॉर्मेशन इन वॉल्यूम, ये फ्लूइड और गैसेस के लिए, फ्लूइड और गैसेस के लिए। इसमें क्या बन रहा था हमारा आंसर? इसमें था चेंज इन द वॉल्यूम बाय द ओरिजिनल वॉल्यूम इनटू बल्क मॉडुलस with a minus sign was equals to change of the pressure delta P। इसको स्ट्रेस बोलते थे डेल्टा पी को, एंड डेल्टा वी बाई वी को स्ट्रेन कहते थे। ठीक है, एक बार हल्का सा रिवीजन कर लें। एक तीसरे तरीके का एक और स्ट्रेन था, पॉइजन रेशियो नहीं था, वो शेयर स्ट्रेस था। डिफॉर्मेशन इन, हाँ, तो इसमें वो बुक वाला एग्जांपल दिया था कि अगर ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगा देते हो तो ऐसे कहा गया था कि जैसे अगर कोई रेक्टेंगल होता है तो पैरेलल, जैसे एक रेक्टेंगल है, इसका बॉटम साइड अगर फिक्स्ड हो और ऊपर पर एक टेंजेंशियल फोर्स लगाएं अगर, तो ये रेक्टेंगल से पैरेललोग्राम बन जाता है, डिफॉर्म हो जाता है ये रेक्टेंगल कन्वर्स। एक बुक का एग्जांपल लेकर के दिया था कि मोटी सी किताब है, अगर उसके ऊपर वाले को आप पैरेलली स्लाइड करते हो तो वो ऊपर वाली लेयर थोड़ी आगे बढ़ जाती है और नीचे वाली लेयर, ऊपर वाली लेयर और नीचे वाली लेयर में रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। हाँ, तो इनमें जो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जनरेट होता है एक्स, और डिवाइडेड बाय इन दोनों लेयर्स के बीच की जो हाइट होती है, दो लेयर्स के बीच की हाइट और दो लेयर्स के बीच का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्स जो था, इसको कहा गया था एक्स अपॉन एच। स्ट्रेन कहा गया था, strain was the relative displacement between the two layers divided by separation between the layers, और इसको ईटा से मल्टीप्लाई किया गया था, shear modulus, modulus of rigidity, modulus of rigidity, और ये भी स्ट्रेस होता है which is the force divided by area। ये तीन बेसिक फॉर्मूले रिवाइज करने होंगे, तो तीन तरीके के डिफॉर्मेशन। एरिया ऊपर वाले सरफेस का एक्चुअली ये क्यूबॉइडिकल फॉर्म में था ना ये, तो ऊपर वाली फेस का एरिया रखेंगे, इस वाले फेस का एरिया, जिस फेस के ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाए रखते हो। जिस फेस पर फोर्स लगाओगे ना, उसी का एरिया पुट करें उसमें। इसके अलावा एक फॉर्मूला 11th में और था, तीन तरीके के डिफॉर्मेशन के अलावा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तीन ये फॉर्मूले थे, देन देयर वाज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन वाला था। हाँ, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला था हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, half stress into strain into volume was the elastic potential energy। ये चौथा फॉर्मूला, ये टोटल चार बेसिक फॉर्मूले इसमें। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वाज हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम। और इसके अलावा वो एक ग्राफ था जिसमें चार तरीके के पॉइंट्स बताए गए थे, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक, डक्टाइल और ब्रिटल मटेरियल, कैसे पहचानते हैं कि कौन सा मटेरियल किस टाइप का है। डक्टाइल वाला वो था जो काफी देर बाद टूटता था, कितना होता है। हाँ, एंड ब्रिटल मटेरियल्स वो बोले गए थे जो तो तुरंत टूट जाते थे। और उसके अलावा स्ट्रेस स्ट्रेन में जो ग्राफ का इनिशियल पार्ट होता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी तक। स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ प्रोपोर्शनल होते हैं और उनकी स्लोप वगैरह यंग्स मॉडुलस प्रोवाइड करती है। कुछ याद आ गया पहले क्लास 11 वाला लेक्चर? लगभग ऐसा हुआ, कुछ ऐसा कुछ कवर किया गया था उस टाइम पर। अब आगे उसकी प्रैक्टिस करो।
स्टार्टिंग थोड़ी डिफिकल्ट है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इंटरनल प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल बाय द ग्लास ट्यूब एंड ग्लास स्फीयर। टाइम कम है इसलिए वेट नहीं कर पाएंगे। देखो भाई, ग्लास ट्यूब मतलब सिलेंड्रिकल ट्यूब होगी, जैसे जो पानी की ग्लास हम लोग यूज करते हैं, ग्लास वाली। सिलेंडर। तो एक सिलेंड्रिकल ग्लास ट्यूब मानेंगे, बट उसकी ग्लास वॉल्स में कुछ थिकनेस है। अब इधर बताओ तुम लोग, यार बिल्कुल बैठे हो ठंडे, बिल्कुल ऐसा लग रहा है तुम लोग की जगह दूसरा कोई कैंडिडेट हो तो ये कहे कि चलो इतना सब कुछ हो रहा है, हम स्कोर बढ़ाएंगे। तुम लोग आखिरी में आके एकदम टोटली कनपुरिया माइंडसेट पे चले जाते हो। उधर एक दो को छोड़ दें, इधर एक दो को छोड़ दें, तो बाकी ठंडे बिल्कुल बैठे हैं। पता नहीं कौन सी प्रिपरेशन चल रही है। कितना प्रेशर दिएगा आउटसाइड में इसमें? तो प्रेशर है कहाँ पर? एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल Inside. प्रेशर बोला, इंटरनल अंदर ही है प्रेशर है, बाहर नहीं है। तो अंदर वाला प्रेशर क्या करना चाहेगा अगर बाहर कोई प्रेशर ना हो और अंदर? एक्सपैंड Expand करने की करना कोशिश तो ये करेगा। ग्लास एक्सपेंशन चाहेगा, ये ग्लास ट्यूब एक्सपेंड करना चाहेगी। करेगी कि नहीं करेगी वो एक अलग बात है, लेकिन करना चाहेगी एक्सपेंशन। और अगर ये एक्सपेंशन करना चाहेगा तो इसके अंदर एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा तो टेंशन फोर्स भी आएगी। तो अब इसको थोड़ा सा इमेजिन करेंगे, हम आधा सिलेंडर देखने जा रहे हैं। अगर हम हाफ ऑफ द सिलेंडर को फोकस करें, पूरे सिलेंडर की बजाय हमारा फोकस अगर आधे सिलेंडर पे आ जाए, अगर रिलेट कर पाओगे तो हमने पहले भी यही काम किए हुए हैं। जब भी मुझे टेंशन फोर्स निकालनी होती है रिंग वगैरह में, मैं बार बार यही काम वन करता हूँ। हाफ दूसरे हाफ को कैसे मेरा एक जनरल अप्रोच है, हम वो डिफरेंशियल एलिमेंट लेते ही नहीं। हम आधा सिलेंडर कंसिडर कर लें, इसकी थिकनेस डेल्टा टी दी गई है और मान लें हाइट h है। ये बता पाओगे जो आधा सिलेंडर का ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा, ये कितने एरिया का बनेगा? ये Delta T into H. इतना इधर भी आएगा। और जब ये स्ट्रेस करना चाहेगा ना, तो जो बचा हुआ इधर वाला लेफ्ट हाफ होगा इसका, वो इसको अपनी तरफ खींचेगा बाय सम अपनी फोर्स। तरफ से खींच- एफ और एफ लगाएगा, एफ इस क्रॉस सेक्शन पर है, एफ इस क्रॉस सेक्शन पर लगाएगा लेफ्ट वाला पोर्शन। जो हाफ इस फिगर में नहीं बना हुआ है वो इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि ये पोर्शन स्ट्रेच होना चाह रहा है। तो ये फोर्स हमारा कितने एरिया पर लग रहा है? डेल्टा टी इंटू एच। और ये फोर्स कितने एरिया पे लग रहा है? तो स्ट्रेस हुआ एफ अपॉन एच डेल्टा टी, ये स्ट्रेस हुआ। यस। और ये हमारा सिग्मा होना चाहिए, ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्वेश्चन में दिया हुआ है वो। अच्छा, प्रेशर को कैसे रिलेट करेंगे यहाँ पर? जो अंदर प्रेशर पी है, उस प्रेशर का प्रोजेक्टेड एरिया निकालेगा, प्रोजेक्टेड एरिया, क्योंकि ये यूनिफॉर्म प्रेशर है। यूनिफॉर्म प्रेशर में यहाँ पर प्रोजेक्टेड एरिया निकालोगे रेक्टेंगल का। R into H. तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द प्रोजेक्टेड एरिया 2R into H, ये वो
किससे बैलेंस होगा? जो प्रेशर वाली फोर्स होगी, बिकॉज प्रेशर की फोर्स बाहर लग रही है, तो प्रेशर वाली फोर्स को ही तो ये दोनों फोर्स बैलेंस करेंगे। फोर्स पुल करेगी सर। ये 2F के बराबर है। सो यू गेट F एज P अपॉन RH, और ये F यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। मतलब प्रेशर की फोर्स की वजह से उसमें रेडियल आउटवर्ड फोर्स आएगी, और उसको रोकने के लिए अंदर इलास्टिक फोर्सेस आएंगी। इलास्टिक वाली फोर्स प्रेशर वाली फोर्स को बैलेंस कर रही है। P into RH होगा। RH या 2RH? नहीं, P Sir, upon P RH नहीं वो होगा, तो into कैंसिल P हो into जाएगा, RH। वो डिवाइड नहीं होगा। अच्छा सर, ये PRH ही कह रहे हो? Yes sir। ठीक है, तो वो यहाँ रख, ये HH कैंसिल हो जाएंगे, जो आंसर है वो आ जाएगा। अब यही चीज स्फीयर में करनी है। आधा स्केल इमेजिन करोगे, खींच रही होगी एक छोड़ो से इसको। जैसे रिंग। आधा स्केल लेंगे तो सेकंड पार्ट ट्राई कर सकते हैं, इसको अपने आप करिएगा। हाँ, इसकी आंसर शीट दी गई है पीछे, इसलिए छोड़ दे रहे हैं। साउंड वाले में डिस्कस इसलिए करना पड़ा था क्योंकि आंसर नहीं थे उसमें, इसकी आंसर की है। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं जरा एक बार। मतलब इसमें इलास्टिक लिमिट वाले क्वेश्चन है ये सब। सेकंड वाला हॉरिजॉन्टल कॉपर रॉड है और मिड पॉइंट से वर्टिकल एक्सिस पास हो रही है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड RPS। रॉड रप्चर्स का मतलब क्या होगा यार? वो टूटना, टूट जाए। तो कैसे? हमें नहीं मालूम। आप सोचोगे रॉड टूटेगी तो कहाँ से टूटेगी? अगर इस रॉड को सेंटर वाली एक्सिस के बाद फोर्स घुमाओगे लगेगी इस पे टुवर्ड्स द सेंटर। तो सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ होगी? कैसे मालूम कि टेंशन? हाँ, ऐसे भी कह सकते हो। बाकी ये भी कह सकते हो कि जब रोटेट करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फिनोमेना की वजह से यस सर, तो ये बाहर वाला खींचना पोर्शन चाहेगा सर। बाहर फैलेगा खींचना शुरू हो जाएगा और ये भी इधर खींचेगा, तो ये दोनों पोर्शंस रेडियली आउटवर्ड जाना चाहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, तो इनको रोकने के लिए सेंटर पर टेंशन फोर्स आएगी। हमें नहीं मालूम, तो मेन टारगेट इसकी टेंशन एट द सेंटर होगा कितना? तो आधी रॉड मान लेते हैं, ठीक है चलो। आप आधी रॉड में टेंशन दिखाओ किधर? ये फैलना चाह रहा बाहर, लेफ्ट में टेंशन। अंदर की तरफ, लेफ्ट से। वो किसको बैलेंस कर रहा है? टेंशन मतलब ये देखिए, टेंशन मतलब ये इलास्टिक फोर्स है, तो ये उसको बैलेंस करेगा ना जिसकी वजह से आ रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर लगेगा। नहीं, एक सुनो तो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर आएगा, बट क्योंकि आधी रॉड ले रहे हो तो पहली बात तो m/2 मास रखो। अगर m टोटल मास होगा तो m/2 रखेंगे, आधी रॉड है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में जो ये R रखते हैं उसके बारे में कई बार डिस्कशन हो चुका है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में m², R में जो R होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस देखी जाती है। एक्सिस और किसकी डिस्टेंस देखोगे? रिजिड बॉडीज के टाइम पर सेंटर ऑफ छोटा मास की। डिफरेंशियल सेंटर ऑफ मास। तो आधी रॉड का सेंटर ऑफ मास, अगर ये पूरी लेंथ L होती मिडवे तो ये L/2 और उसका भी सेंटर ऑफ मास L/4, ये L/4 रखो यहाँ पर। ये आएगा टेंशन एट द मिड पॉइंट। इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करें, और जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करेंगे इसको मास अपॉन एरिया, स्ट्रेस बन जाएगा ये, और इसको Yes. सिग्मा रख देंगे, ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होगी।
और मास नीचे एरिया रखा हुआ है, डिवाइड मल्टीप्लाई करके इसको एल से डिवाइड कर दें और एल से मल्टीप्लाई कर देना कर यहाँ पर, तो मास अपॉन एल इंटू ए जो है एरिया को रो लिख सकते हैं। ये डेंसिटी वाला टर्म आ गया, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8, बस आंसर आ जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन किया हमने? सेकंड सेकंड वाला सेकंड के में ए पार्ट में दिया इन्होंने आंसर में यार, एक ही तो पार्ट है वो, पाई एल मेरे को गड़बड़ा लग रहा है, वहां पर पाई कहाँ से आएगा? है जी, ओह रोटेशंस पर सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें ओमेगा निकलेगा, सेकंड ओमेगा को हम रखेंगे 2 पाई इंटू नंबर ऑफ, सॉरी 2 पाई एन, वहां से रोटेशंस सॉरी ओमेगा हटाना पड़ेगा, ओमेगा को 2 पाई एन रखेंगे, एन इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस पर सेकंड, तो पाई का टर्म आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन भी वही है, एक सर्कुलर रिंग रोटेट कर रही है और सेम क्वेश्चन है, उसमें भी टेंशन निकालना आना चाहिए। इसमें कैसे निकालोगे? एक कंप्लीट सर्कुलर रिंग रोटेट कर रही है, हिंट इसमें भी भैया आधे रिंग ले लो, आधी रिंग लेंगे तो आधी रिंग जब सर लोगे, जैसे ऐसा लगेगा कि ट्यूब को बोल रहे हैं। तो आधी रिंग ये ओमेगा से रोटेट कर रही है अगर, तो आधी रिंग में इधर भी टेंशन दिखाएंगे इधर भी टेंशन दिखाएंगे, और इसको बैलेंस किससे करेंगे? रोटेटिंग ऑब्जेक्ट्स में सेंट्रीफ्यूगल दिखाइए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल जब दिखाओगे तो फिर वही काम करेंगे, आधे का मास ओमेगा स्क्वायर और सेंटर इज गोइंग एट द एक्सिस गोइंग एट द सेंटर है, बट सेंटर ऑफ मास 2r अपॉन पाई डिस्टेंस पे, तो वो रखेंगे आधे रिंग के सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस, इससे टेंशन फोर्स मिल जाएगी और इसके आगे अपने आप करेंगे। डायरेक्ट पूछा हुआ था, डायरेक्ट पूछा हुआ था 2r बाय पाई। पेपर के बाद बात करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, पेपर के बाद बात करेंगे ना कि तो ये 2 काट देते हैं, टेंशन आ गया इसमें, इसको एरिया से डिवाइड कर लें, और फिर इसमें लेंथ ले लें नीचे, लेकिन लेंथ मतलब सरकमफ्रेंस, तो नीचे 2 पाई आर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर भी 2 पाई आर मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये मास अपॉन एरिया इंटू सरकमफ्रेंस डेंसिटी हो जाएगी, और ये सिग्मा ब्रेकिंग रख देंगे, इसको डेंसिटी मान लेंगे। जैसे भी स्ट्राइक कर रहा है देखो, टाइम जब ज्यादा हो जाता है ना तो दिमाग धीरे धीरे, ये तो वही हाल होता है 3 घंटे के पेपर में, जैसे तुम लोग के दिमाग 1.5 घंटे बाद खराब होते हैं, सबके साथ लास्ट होता के भी है, 1 घंटे में तो एकदम ही नहीं। सबके साथ होता है वो, ऐसा नहीं है। और फिर खड़े खड़े 2 घंटे बिना पानी पिए जब बोलते हैं ना, तो समझ आ रहा है, टेंशन फोर्स निकालने का आसान तरीका ही, इजी तरीका। और ब्रेकिंग वाले क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखें अगर, उसमें एक स्टील वायर है जिसका डायमीटर दिया हुआ है, स्ट्रेच हॉरिजॉन्टली बिटवीन द 2 क्लैम्प्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मिलीमीटर, उसके मिड पॉइंट पर कोई वेट लगा दिया गया है, तो कितना वो नीचे जाएगा?
इसमें मेरे को हल्का सा डाउट लग रहा है, ये 2 मिलीमीटर बड़ा कम दिया हुआ है, क्योंकि दोनों क्लैम्प्स 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे हैं और नीचे वो जो नीचे जा रहा है पॉइंट बड़ा अजीब नहीं लग रहा है? हाँ सर, कुछ ज्यादा ही नहीं नीचे पहुंच गया ये। हाँ 2 मीटर होना चाहिए वो। देखो इसका मतलब सिर्फ ये है, मैं जल्दी से इसको बता रहा हूँ, ये मुझे कि एक स्टील वायर है, उसको 2 जगह क्लैंप कर दो। सिंबॉलिकली कर लेते हैं, देखो इसकी लेंथ दी हुई है तुम्हें L, और इसका डायमीटर देने का मतलब कौन सा डायमीटर दिया होगा? क्रॉस उसकी मोटाई, सेक्शन वाला। उस वायर की मोटाई दी हुई है, ये मतलब ये वाला क्रॉस सेक्शन दिया होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इन टर्म्स ऑफ डायमीटर पाई d²/4। तो एरिया और मतलब इनडायरेक्टली वॉल्यूम दे दिया इन्होंने। और मिड पॉइंट पर एक मास लगा रहे हो, तो मिड पॉइंट पर मास लगाने से ये नीचे आ गया कुछ, यानी ये वायर जो है थोड़ा ऐसे हो गया। मान लें वाई डिस्टेंस नीचे आया, ये जानते हो वो मीटर ही होगा, मिलीमीटर नहीं होगा, एक्चुअली लेंथ मीटर्स में है। सेंटीमीटर में कैसे नीचे हाँ, चला है, कहीं वही बात है, मिलीमीटर होता तो। क्योंकि अगर मिलीमीटर ये है और सेंटीमीटर में ये चला गया तो ये वाली लेंथ तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी। कितना स्ट्रेस कर दोगे भैया, इलास्टिसिटी की भी लिमिट होती है। वो 10 वो भी हजार ऊपर से रुपये। स्टील है, वो स्टील है, रबर भी नहीं है। इतना नीचे स्टील जाएगा फिर तो टूट ही जाएगा वो। ये लेंथ निकाल लेंगे, तो ये लेंथ पाइथागोरस से रूट ऑफ L² + L²/4 प्लस y² आएगी। अच्छा एक मिनट, इसके नीचे जाने से यहाँ पर टेंशन फोर्सेस क्रिएट होंगी। टेंशन फोर्स आएगी। टेंशन फोर्स ही इलास्टिक फोर्स है, ध्यान रखना। वायर्स में टेंशन फोर्स ही इलास्टिक फोर्स होती है, कैसा भी वायर होगा, जो टेंशन फोर्स है वही इलास्टिक फोर्स। तो एक कंपोनेंट दोनों साइड से मिलके उसके हाँ mg को बिल्कुल, करेगा ये balance। थीटा एंगल पर मान ले अगर, और यहाँ पर एक m मास लगा रखा है, तो 2t cos cos थीटा theta is equal to mg। mg, एक तो ये इक्वेशन बनी। और टेंशन ही इलास्टिक फोर्स है, ये ध्यान रखना। तो वायर्स के केसेस में टेंशन ही इलास्टिक फोर्स। तो टेंशन को हम एक और, अच्छा एक इक्वेशन ये बनेगी, उसमें cos थीटा जो है उसको y/, y upon under root L square by यहाँ थोड़ा लफड़ा है, वैसे लफड़ा बाद में देख लेंगे, बट y² + L²/4 लिख देते हैं अभी। और टेंशन ही इलास्टिक फोर्स है, तो इलास्टिक फोर्स हुक्स लॉ से निकलती है। टेंशन विल बी एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस इंटू डिफॉर्मेशन बाय ओरिजिनल लेंथ। तो डिफॉर्मेशन जो हुआ, मतलब देखिए एक, अब मैं टेंशन की वैल्यू लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर, वैल्यू फॉर द टेंशन एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। एक मिनट, ये 2 वाई हो गए, इस वाई को कुछ और लिखूं, इसको एच लिखूं, वरना वो अभी धीरे से ना वो कैंसिल हो जाएगा यंग्स मॉडुलस। देखिए एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस और चेंज इन लेंथ बाय द ओरिजिनल लेंथ। तो अगर हम आधा वायर देखें, आधा वायर, तो आधे वायर की ओरिजिनल लेंथ L/2 है, और उस आधे वायर में एलोंगेशन जो आया वो रूट ऑफ h² प्लस L²/4 माइनस L/2। माइनस L/2। ये आधे वायर का डिफॉर्मेशन है, तो ये टेंशन की वैल्यू बन गई। ये माइनस L/2 ऊपर होगा एंड होल डिवाइडेड बाय L/2 है, ये डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ इन है जी। टूटी की वजह से नहीं आ रहा, दोनों तरफ के टी के कंपोनेंट से आ रहा है, n = mg। ये इक्वेशन बन गई, सॉल्व हो जाएगी, लेकिन एक दिमाग लगाना है इसमें।
वो जानबूझ करके कहा गया है कि ये h सेंटीमीटर्स में है और l मीटर्स में है, अप्रोक्सीमेशन यानी वो ये जानना चाह रहे हैं कि h इज वेरी वेरी लेस देन l। इस अप्रोक्सीमेशन का यूज करें आप। तो कहाँ यूज कर ले इसको, कहाँ यूज कर ले? सर उससे यहाँ कर ले पहले और यहाँ पर कर लोगे तो फिर सर यहाँ ना पहले कर देना L है। by 2 निकालेंगे फिर बायनोमियल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो कर लोगे, लेकिन अगर यहाँ भी वही अप्रोक्सीमेशन यूज कर दोगे तो जीरो बन जाएगा ये। तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन, L by 2 निकालेंगे, ऊपर नीचे से बिल्कुल। कैंसिल हो जाएगा, फिर L उसके by 2 बाद बाहर निकाल करके और बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे यहाँ पर। यहाँ 1 पर आप minus डायरेक्ट 1 अप्रोक्सीमेशन by लगाओ। 2 जो भी है। ये बस ईमेल पेज यहाँ फंसा हुआ है, वरना लोग क्या होता है कि जब अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं तो पता चले जीरो पहुंच गया सब। अब वो परेशान है कि आंसर ही नहीं आ रहा कोई। अगर 4 ऑप्शन देता है जेई तो फिर हो सकता है 0 बच्चा तो अगर बिटा न्यूमेरिकल में हम आएगा लोगों तो ने। इंटीजर में भी तो आ सकता है। हाँ सर ये भी। इंटीजर में भी तो आ सकता है ना ये क्वेश्चन। क्यों नहीं, क्यों भूल रहे हो कि नेगेटिव मार्किंग वाला इंटीजर है? तो चाहिए अभी। पांचवा क्वेश्चन जो है, शेयर मॉडुलस नहीं है ये, शेयर मॉडुलस नहीं है ये। ऐसे है यार कि जैसे एक प्लैंक है, मतलब ये रॉड है, कोई रॉड या प्लैंक है मान पूरे लीजिए, फेस पे ही फोर्स लग रही है, केवल और ऊपर इसके नहीं। एक साइड, एक एंड पे फोर्स लगा रहे हो। देखिए फोर्स जहां लगाया है वो उस एरिया के परपेंडिकुलर लगा रहे हो। एरिया के परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हो तो ये शेयर फोर्स नहीं हो सकती। शेयर फोर्स एरिया के पैरेलल लगता है, ये लॉन्गिट्यूडनल वाला है। एंड पॉइंट पर फोर्स लगाया ना, लेकिन फोर्स एक ही एंड पे लगा है, दूसरे एंड पे नहीं लगा। और नीचे सरफेस भी कैसी दी गई है, स्मूथ। क्या होगा अगर स्मूथ सरफेस हो और एक ही एंड पर फोर्स लगाएंगे तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम रहेगा क्या यहाँ पर? मतलब ये स्टैटिक कंडीशन तो रहेगी नहीं, एक्सेलरेट करेगा। हाँ तो डिस्ट्रीब्यूट होगा लेकिन बराबर नहीं होगा। हाँ जी, इसमें एक्चुअली ये होगा कि अगर इसकी लेंथ L मान ले और मास M मान ले तो सबसे पहले तो ये काम होगा कि ये पूरा प्लैंक एक्सेलरेट कर जाएगा। और मैकेनिक्स न्यूटन लॉ का एक चैप्टर था, अगर आपसे कहा जाए कि लेफ्ट साइड को x बराबर 0 मान ले और राइट साइड को x बराबर L मान ले, एनएलएम वाले चैप्टर में इंटरनल किसी पॉइंट पर टेंशन निकालनी होगी तो कैसे निकालोगे? तुम लोग वो स्टेटमेंट सुन ही नहीं रहे हो। टेंशन ही सर इलास्टिक फोर्स है। दो ऐसे ब्लॉक मान ले और बीच में एक स्ट्रिंग मान ले, दो अलग अलग बिल्कुल ब्लॉक अब वो स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मासलेस होगी और ब्लॉक्स बिल्कुल में मास डिस्ट्रीब्यूट बिल्कुल। होगा। तो यही कहा था कि जिस पॉइंट पर टेंशन निकालना हो उसके दोनों तरफ के मासेस को अलग कर दो एंड इमेजिन कर ले कि एक मासलेस वायर से जुड़े हैं। तो लेफ्ट साइड पर कितना मास मान लेंगे, तो x लेंथ है वो, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इनटू x, और राइट साइड पर m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, और लेफ्ट वाले पे फोर्स लगी हुई है और ये दोनों एक्सेलरेट करेंगे। तो लेफ्ट वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनेगी F प्लस टी, बिकॉज दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में। अच्छा एक मिनट, इसमें फोर्स भी किस टाइप की आ रही है?
कंप्रेसिव, तो टेंशन अपोजिट दिखाओ, कंप्रेसिव फोर्स है ये, और अपोजिट ही लगेगी, वरना अगर यहाँ पर टेंशन आगे नहीं लगेगी तो ये आगे तो जाएगा आगे कैसे? जाएगा ही नहीं। हाँ, तो ये F माइनस टी, यहाँ पर मास m/l और एक्सेलरेशन a, और दूसरे वाले ब्लॉक के लिए कैपिटल T है सर, उसका मास m/l इंटू l माइनस एक्स है, उसका भी एक्सेलरेशन a मान लेंगे, और पहले एक्सेलरेशन वाले सेम में ही एक होंगे। x का टर्म दिया है जी, है, m/l into x into l। हाँ, पहली टेंशन आ वाली जाएगा इससे। हाँ, है x का टर्म दिया है। m/l इंटू a इंटू एक्स, सॉरी। खैर इन दोनों से टेंशन की वैल्यू मिलेगी और वो x के फॉर्म में आएगी, तो जरा कैलकुलेट करेंगे ना तो कुछ ऐसा आएगा, टेंशन विल कम एज F इंटू 1 माइनस x/l। वेरिफिकेशन तुम्हारे एंड पर है। टेंशन ही इलास्टिक फोर्स है, ये डायलॉग याद रखो भाई, तो नहीं फंसोगे। इलास्टिक फोर्स और टेंशन में एक ही चीजें होती है। हाँ, टेंशन आ गई, यही इलास्टिक फोर्स है। मैं बार बार इस स्टेटमेंट को क्यों बोल रहा हूँ कि यही इलास्टिक फोर्स है, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस से यही रिलेट होगा। तो ये जो इलास्टिक फोर्स है ये एक्स का फंक्शन है ना, यानी इसके अंदर इलास्टिक फोर्स वेरिएबल आ रही है। टेंशन ही इलास्टिक फोर्स है और यही फोर्स स्ट्रेन से कंपेयर होगी। इसका मतलब यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर वेरिएबल स्ट्रेस है, वेरिएबल स्ट्रेन है। तो पहले ये इतना पोर्शन तो आपका एक्चुअली न्यूटन लॉ का है, इलास्टिसिटी से कोई मतलब नहीं, स्टेप पार्ट को एनएलएम में बता चुके हैं इसके बारे में। इसके आगे वाला पार्ट देखिए। जो यहाँ पर टेंशन कैलकुलेट की गई है, अभी जो वेव चैप्टर में काम किया था ना, वही काम इसमें भी करो। अगर हम इसका एक डेल्टा एक्स सेगमेंट मान लें, इस प्लैंक का एक सेगमेंट डेल्टा एक्स का मानो, अनडिफॉर्म्ड कंडीशन में, अनडिफॉर्म कंडीशन में एक सेगमेंट जिसकी लेंथ डेल्टा एक्स थी, और डिफॉर्म कंडीशन में, भाई डिफॉर्म कंडीशन में मतलब जब ये प्लैंक छोटा हो गया, फोर्स लगाने से इस प्लैंक में डिफॉर्मेशन आई, मतलब इसकी लेंथ कम हो गई। तो जब लेंथ कम होगी तो ये सेगमेंट भी कम हो गया होगा। तो जो सेगमेंट ओरिजिनली डेल्टा एक्स का था वो सेगमेंट डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई हो गया मान लें। तो उस सेगमेंट में कितना स्ट्रेन आया, एक ऐसा सेगमेंट जिसकी लेंथ डेल्टा एक्स थी, अब उस सेगमेंट की लेंथ डेल्टा एक्स माइनस डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, एक मिनट, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स। माइनस प्लस तो बाद में देख लेंगे। ये कहलाएगा स्ट्रेन कहां पर, इस सेगमेंट के लिए। तो इसको बोलोगे स्ट्रेन एट पोजीशन एक्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। ये भाई वेव वाला चैप्टर जैसा है। ठीक है, तो पहले ये निकालो कि इस सेगमेंट में जो डिफॉर्मेशन आ रही है वो कितनी आ रही है। अगर हम इसके छोटे छोटे सेगमेंट्स का डिफॉर्मेशन निकाल लें और सभी डिफॉर्मेशन को ऐड कर दें तो पूरे का आ जाएगा। और स्ट्रेन को हुक्स लॉ से क्या लिखेंगे, स्ट्रेन फ्रॉम द हुक्स लॉ, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस, तो इट इज 1 अपॉन यंग्स मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेस, और स्ट्रेस टेंशन अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज टेंशन बाय एरिया, एंड टेंशन कैलकुलेट हुआ था F इंटू 1 माइनस एक्स बाई एल।
यहाँ से dy निकालेंगे, और इसको इंटीग्रेट करेंगे। dy इंटीग्रेट करने का मतलब क्या निकाला जा रहा है यहाँ पर? टोटल चेंज टोटल एलोंगेशन कितना dy एक तरीके से एक डिफरेंशियल पोर्शन में डिफॉर्मेशन है, और उसका इंटीग्रेशन पूरे रॉड में डिफॉर्मेशन है, वो डेल्टा एल बनेगी। क्या नहीं लीनियर है, तुम ये जुगाड़ मत याद करो, बता रहा हूँ इस समय, अब वो टाइम चला गया वैसे। क्या फोर्स लीनियर तो आ ही रहा है, तुम ये सब जुगाड़ उगाड़ मत रखो, अब ये सीधा सा देखो क्वेश्चन होगा कैसे मेरा।